आज के शो में सानिया गुल प्लाजा इब्तदाई तफ्तीश, अहम हकाइक बेनकाब। जाबाग अफराद की तादाद 61 हो गई। एक दुकान से 30 लाशें बरामद। तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। एडिशनल आईजी कराची का अहम बयान। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। जो गुल प्लाजा में सानिया हुआ उसकी इब्तदाई तफ्तीश हुई। आज बॉम्ब डिस्पोजल ने भी उसकी जगह की उसको जाके ऑब्ज़र्व किया, वहाँ जाकर विज़िट किया। लेकिन बहुत से अहम सवालात हैं जो जहनों में हैं। ये आखिरकार आग लगी कैसे, इस आग से जो नुकसान हुआ उसका तखमीना अभी तक लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो इंसानी जानें हैं वो सिलसिला अभी तक जारी है। आज भी तकरीबन एक दुकान से कहा गया 30 लाशें बरामद हुई। जो अलमिया है यहाँ पर वो ये है कि जो हॉस्पिटल के ज़राए बताते हैं कि इसमें ऐसी जो बाक़ियात थी, यानी इनको लाश नहीं कहा जा सकता, जिस्म नहीं कहा जा सकता, जो बाक़ियात मिली हैं वो इस हालत में कि उनके डीएनए भी पॉसिबल नहीं है किए जाएं, क्योंकि दांत और हड्डी और इस तरह की सूरत में वो बाक़ियात मिली हैं। तो आप सोचें कि उन अहले खाना और मुरसा पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जो इस पूरे अमल से गुजर रहे हैं। और ख़ास तौर पर बड़ा अहम सवाल है कि हमारा जो रेस्क्यू सिस्टम है, हमारे जो इस पर डैमेजेस जिस तरह से हमें कंट्रोल करने थे वो सिस्टम है, लेकिन जो इसको रोकना था एसबीसी का किरदार था। सिंध हुकूमत, मेयर कराची, फायर ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। आखिरकार क्या हुआ और क्यों सब चीज़ों में अमल दरामद नहीं हुआ? तफ्तीश अब क्या बताती है? बहुत सी चेमोगोइयाँ भी हैं शहर में कि शायद ये कोई इस वक्त कॉन्स्पिरेसी हो, तखरीबकारी हो, कोई मोटिव हो इसके पीछे, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी के सीनियर प्रोग्राम में साथ मौजूद है। मौलवी साहब ये फरमाएंगे इस साहने पर पहले क्या कहना चाहेंगे, और इस साहने के जो किरदार हैं क्या कभी बेनकाब होंगे? कौन आप समझते हैं मरकजी इसमें जो मुजरमाना गफलत हुई है, क्या, कहाँ और कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें ये किरदार तो सामने आएंगे भी और नहीं भी आएंगे सब। उसकी वजह ये है कि देखें इतने साने हुए, किरदार सामने आए मगर फिर उसके बाद वो इधर उधर हो गए। बहुत सारे साने हो चुके हैं। अब ये भी देखें, बदकिस्मती हमारे शहर की ये है, ये भी उनमें से एक होगा। देखें, एक चीज़ ये कि ये पूछा जाए कि देखें ये दुकानें बढ़ कैसे गई, पहले कितनी दुकानें थी, फिर कितनी दुकानें एक्स्ट्रा हुई। और देखें हर चीज़ को जिसको आप बोलते हैं, अभी तो हमें नहीं पता कि ये क्राइम हुआ है या गफलत हुई है या कोई सबॉटेज हुआ है। देखिए ना, मगर इसमें ये देखना है कि इसके जो है इस सानिया के खुदा न खास्ता कोई बेनिफिशरी तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई ऐसा, क्योंकि देखें जब मैं देखता हूँ कि आपको भी पता है कराची में जब गरीबों की झुग्गियों को जला दिया जाता है तो उसके पीछे जब बाद में मालूम पड़ता है कि बेनिफिशरी लोग थे, कि वो झुग्गियों में आग लग गई, हादसा हो गया, 1-2 बच्चे मर गए, उसके बाद मालूम पड़ा वो जगह खाली हो जाती है और उसके ऊपर बिल्डिंग आ जाती है 14 माले की। अभी तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं ना इस बारे में, क्योंकि बहुत सी बातें हैं कि हाई राइज बनना था तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये अभी फैक्चुअली तो कोई हमारे हाथ में ऐसे एविडेंस नहीं कि हम कुछ कहें कि क्या है। देखिए, फैक्चुअली कुछ नहीं है, मगर एक चीज़ तो है कि देखें गफलत है तो इदारों के हर तरफ से है। देखिए, चाहे जितने इदारे हैं, फायर वाले हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, और मैं कहूँगा हुकूमत ही, देखिए हुकूमत हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो इधर डालें या किसी और पे डालें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि गफलत हुई है, और गफलत जो है इदारों से ही हुई है। कि देखिए ना, एक आप मुझे बताएं, अगर फायर एक्सटिंग्विशर होते तो आप मुझे बताएं, जब वो फोम के फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए रखे जाते हैं कि अल्लाह ना करे जब आग लगे तो वो फ़ौरन उसको काबू में आ जाता है। देखिए, पानी डालना और फोम के साथ बहुत फ़र्क है, इसीलिए तो फायर एक्सटिंग्विशर और फायर फाइटिंग पूरा अप्लाइंसेस दुनिया में रखते हैं मॉल्स के अंदर। अभी तो हमें जो है, मैं तो अब भी कहूँगा हुकूमत से कि खुदारा ये दूसरे मॉल्स को, दूसरे ये जो छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे लोगों का जो है गचा गच लोग जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें, इनको भी ज़रा अभी से देख लें, अल्लाह ना करे ये कोई मसला हो। एक तो होती है गफलत है कि चले इंस्पेक्शन नहीं किया, दूसरी बात ये है कि कैपेसिटी भी तो होना, यानी एक कॉम्पिटेंस हो एक इदारे में, एक महकमे में, फायर सर्विसेज का महकमा हो, केएमसी का महकमा हो, रेस्क्यू का महकमा हो, कि कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। यानी अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे ऐसी, जिस तरह आप कह रहे हैं, और हादसा हो जाए तो वो गफलत क्या उनके अंदर है ही नहीं कैपेबिलिटी कि वो परफॉर्म कर सकें या आग को बुझा सकें। दे आर नॉट केपेबल इनफ, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो पैसे आए भी
वो करप्शन की नजर हो गया और उस पर इन्वेस्ट नहीं किया गया उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे। देखिए इसमें कोई दो राय है, ना कैपेसिटी है, ठीक है ना, और ना इरादा है। देखिए ये जो 50 फायर ब्रिगेड आए थे, ये पीटीआई के दौर में आए थे ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है, उससे पहले सालों तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आए। देखिए ना, ये 56 जो आए थे या 55 आए थे, मुझे याद है उस वक्त जो वफाक ने दिए थे। सिंध गवर्नमेंट ने तो एक भी नहीं लिए आज तक। देखिए सिंध गवर्नमेंट को अपने लेने चाहिए ना, ये तो वफाक ने दिए थे, मेरे ख्याल से 50 दिए थे या 55 दिए थे। आज मैं बता, इतना बड़ा शहर है, कोई 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ लोगों का शहर है। अल्लाह ना करे ये तो एक हादसे में ये हुआ, अल्लाह ना करे अगर कोई दुश्मन हमारे किसी 2-3 जगह टारगेट कर ले तो ये हम कोप अप कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं ना, कोई कोप अप कर सकेंगे हम? और अगर कोई कुदरती खुदा ना खासा अल्लाह ना करे हो जाए तो ये तो चले दुश्मन, फिर अगर कुदरती हो जाए तो फिर यानी कुदरती आफत कोई अल्लाह ना करे आ जाए, जो कुछ भी हो सकता है, तो उस पर भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, किस तरह मैनेज करें, कुछ भी नहीं है, बदकिस्मती से कुछ भी नहीं है। सही। और हमने 3,500 अरब रुपए हमारा ड्यू बनता था कराची को नहीं। हम तो वो शहर है ना जो पूरा आपका 60% ट्रेड दे रहे हैं, 12 फिगर्स बताई जाती हैं, तो 50% एक्सपोर्ट जा रहा है, तो 70% टैक्स जा रहा है यहाँ से, तो उधर ये कुछ भी नहीं है कि वो नहीं, कराची को देने का तो कोई भी नाम नहीं लेता। देखिए कराची को ना वफाक इंटरेस्टेड है देने में, ना हमारी जो सिंध हुकूमत है वो भी जो है, कराची इज नॉट देयर प्रायोरिटीज। बदकिस्मती है, ना फेडरल की कभी प्रायोरिटी रही, किसी दौर में नहीं रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस दौर में, किसी दौर में फेडरल की प्रायोरिटी कराची रही नहीं। और हालांकि सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध की भी प्रायोरिटी कराची नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप सेंसस करा के देख लें कि क्या कराची की प्रायोरिटी रही है किसी भी हुकूमत के दौर में, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मैं ओपनली कहता हूँ कराची उनके दौर में भी जो है प्रायोरिटी पे नहीं था। साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक तो बात ये आ रही है कि ये सानिया है, अब ये हादसा है, या बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज आ रही हैं कि इस पे बेनिफिशरीज कौन है, तो विल वी एवर नो कि इसमें कोई बेनिफिशरीज हैं या आएंगे सामने बेनकाब होंगे और फिर जिम्मेदारान बेनकाब होंगे और उनकी इबरतनाक सजा होगी? हम ऐसी ख्वाहिश कर सकते हैं क्या पाकिस्तान में? फारूक साहब देखें, ये तो बात की बहस है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये बड़ी, इस वक्त ज़ाहिर है बड़े अलमनाक मनाजिर नज़र आ रहे हैं और दिलखराश मनाजिर हैं, और जूँ वक्त गुज़र रहा है ये सानिया जो है वो मज़ीद लोगों को और अहलियान कराची को, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को गमज़दा और गमगीन कर रहा है। कुछ लोग हैं जिनको गम नहीं है, मुझे लगता है कि वो आओ बका, वो आओ जारी, वो चीखो पुकार, वो बच्चों को ढूंढती हुई माएँ, वो बाप और भाई को ढूंढती हुई बहनें और माएँ जो हैं वो शायद इनको नज़र नहीं आ रही और ये अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को राज़ी नहीं है। ये संगीन गफलत है, उस गफलत के नतीजे के अंदर ये सानिया पेश आया है। एक तो होती है ना कि नागहानी आफत आ जाए, लेकिन इस आग को सानिया में तब्दील करने में हमारी पूरा किरदार हमारी हुकूमत सिंध का है और हमारे KMC और काबिज़ मेयर का है, क्योंकि इन्होंने क्विक रिस्पांस नहीं किया। वक्त पे अगर रिस्पांस होता, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज भी वहाँ की वीडियोज़ आ रही हैं जो वहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि 50 मिनट से तक जो है वो कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये इसी बहस में लगे हुए हैं कि 10 मिनट में, 15 मिनट, जब 18 मिनट में वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ गया था और वहाँ फोम भी मौजूद था, वहाँ पे केमिकल भी मौजूद थे, वहाँ पानी भी मौजूद था, सारे बाउज़र मौजूद थे, 11, 22 मौजूद था, फिर ये आग 34 घंटे तक क्यों नहीं बुझ सकी? फिर वो 2 दुकानों पे लगने वाली आग, ये 2 एकड़ ज़मीन पे फैले हुए पूरे प्लाजा को कैसे उसने खाकस्तर कर दिया? ये 100 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त ऐसा लगता है कि जिनकी लाशें अंदर से निकलनी हैं, क्योंकि 60 तो निकल चुकी हैं ना, अभी भी कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा जो है वो 60 से ज़्यादा जो है अभी भी दुकान से क्रॉकरी की 30 लाशें। तो ये वो हाल है कि इनको मैं समझता हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना ये सवाल कि ये 34 घंटे तक तमाम सहूलियात के बावजूद क्यों नहीं, ये क्या मसला था? क्यों नहीं? ये सवाल तो हमारे हुक्मरानों से बनता है, उनसे जिन्होंने कहा कि हमारी गफलत नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि 50 टेंडर वहाँ पे आए हुए थे, जो कह रहे हैं देखें उस फायर फाइटर ने जिसने अपनी जान दे दी, यकीनी तौर पे वो खराज तहसीन का हम सब पेश करते हैं उसको, लेकिन उस फायर फाइटर को उस आग के अंदर बगैर किसी इक्विपमेंट के
बगैर उसके सेफ्टी प्रिकॉशन के उसने किसने उसको धकेला था? हुक्मरान जो है ना फारूक साहब, वो दो बातें कह रहे हैं इस वक्त। पहली बात वो ये कहते हैं और हर साने के बाद कहते हैं कि अभी हमें रेस्क्यू में लगा रहने दें, हमें जाने बचानी है, अभी ये सवाल ना पूछें कि क्यों नहीं बुझी और कैसे नहीं बुझी, कैसे लगी, ये हम तहकीकात करके बताएंगे। ये बात वो 12 घंटे बाद से कह रहे हैं। अच्छा, और 12 घंटे गुजरने के बाद मजीद 30 घंटे गुजरे थे, उस वक्त तक आग नहीं बुझ सकी। सही, और चाहे वो जब बच्चा जब वो गटर पे गिरा था उस वक्त भी यही बयान था और अभी भी यही बयान है। पहला बयान ये। अच्छा, दूसरा बयान ये कि इस पर सियासत ना करें, यही तो मैं कह रहा हूं कि देखें, दो बातें कहते हैं वो बस, इसके बाद तीसरी बात नहीं। गटर के ढक्कन ना होने पर कोई बच्चा गिर जाए, इनसे सवाल करो तो ये कहते हैं सियासत कर रहे हो। डंपर के नीचे आके मोटरसाइकिल सवार कोई माँ, हामला माँ जो है वो मलिर हाल्ट के ऊपर रोड पर मर जाए और उसका बच्चा उस हादसे के अंदर बाहर पड़ा हुआ हो रोड पर, सवाल करो तो ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हो। एक मोबाइल के लिए जो है वो रेजन आता है, एक डाकू आता है और एक नौजवान को मार के चला जाता है, उस पर सवाल करो तो कहते हैं कि सियासत कर रहे हो। कुत्ते के काटने से 200 लोग पिछले साल मरे, रेबीज हो गया उनको, वैक्सीन मौजूद नहीं थी, सवाल करो तो ये बोलते हैं सियासत कर रहे हो। भाई आपकी कारकर्दगी का आपको आईना दिखाएंगे तो अब बहुत हो गया है। ये शहर कराची ने बहुत लाशें उठा ली हैं, अब वक्त है आपके जाने का। जमात इस्लामी ने इस वक्त ये कहा है कि आप इस्तीफा दें। वज़ीर आला साहब अगर ये कह रहे हैं कि उनकी गलती है, वो ये कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट आई थी हम इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग रूल्स को हम इंप्लीमेंट नहीं करा सके, तो जिम्मेदारी आपकी थी, आप कबूल कर रहे हैं ना, तो कबूल करते हुए इस्तीफा दें और कराची वालों की जान छोड़ें। कराची से खाली टैक्स लेते हैं, कराची को लगाते हैं। वो तो सर ये एक चले आपकी जमात इस्लामी की और सब आप कह रहे हैं एक ख्वाहिश हो सकती है इस्तीफा दें, वो इस्तीफा तो आपको पता है कि यहाँ पे नहीं होते हैं हेड रोल्स, लेकिन मौलवी साहब ये आपकी तरफ, क्योंकि ये एक तो इसकी बेनिफिशरीज क्योंकि आपने कहा ना, तो ये इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू बताएंगे, जमीन की कितनी है, 2 एकड़ की, ये क्या है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है और बहुत से वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं कि हम मुफ्त में बना देंगे, और फिर बहुत से हुकूमत भी कह रही है कि हम बना देंगे, हमने पहले भी तो मार्केट बनाई थी ये, और अब हम ये भी बना देंगे। और जो जल गए, मर गए, जो जिंदा, जो इस वक्त इसमें दफन हो गए, राख बन गए, उनका क्या हुआ? वो सवाल का जवाब नहीं है, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम बिल्डिंग दोबारा बना देंगे। तो ये काफी होगा बिल्डिंग बना देना, और वो भी कोई ये खुद से बनाएंगे, ये वो भी हमारे और आपके टैक्स पेयर मनी से बनाई जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस जमीन की मालियत कम से कम 25 से 30 अरब रुपए होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 25 से 30 अरब रुपए। अब कौन बनाएगा, कैसे देंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है इसके मालिक कौन है ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। सुना है कि इसके मालिक जो है उनका इंतकाल हो गया था बहुत टाइम पहले, फिर उसके बाद अभी किसी के पास पावर है, अभी अलग अलग देखें रूमर्स है। तो ये देखना है कि देखें हुकूमत किसके पैसे से बनाएगी। हुकूमत अगर अपने पैसों से, हुकूमत के पैसों से ही बनाए तो भी कोई बात नहीं, मगर इसमें ये देखना है कि सिर्फ यही बनेगा, अल्लाह करे कि देखें जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, देखिए उनके लिए बहुत मुश्किलात है, जिनके कारोबार गए वो तबाही हुई है, बहुत मुश्किलात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की हालत में मतलब क्या है कि यही स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा या इसके ऊपर यही देखना है कि यही स्ट्रक्चर बनेगा या सालों लग जाएंगे 15 मंजिला बनने के लिए, और ये दुकानदार जो है अगर 2, 4, 5 साल तक ये अपना गुजारा कहाँ से करेंगे। देखिए ना, अगर आप इनको बोलेंगे कि जी 5 साल बाद हम बना के देंगे या 4 साल बाद बना के देंगे, तो इनको भी तो गुजारा करना है ना, इनके भी रोज़गार है, कारोबार तो ऐसे तो नहीं होता ना। ये कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो नहीं है जो कहीं और बैठ जाएंगे और इनकी दुकान चलेगी। Exactly. अच्छा, तो मतलब ये कि मतलब इसमें बड़ा नज़र रखनी पड़ेगी कि इसको, इस पूरे मामले के बेनिफिशरीज आखिरकार कौन है। तो ये आपको लगता है रियासत हमारी बेनकाब कर पाएगी कि बेनिफिशरीज कौन थे? अगर ख्याल से देखें इसके ऊपर रियासत भी जो है, इसको अभी ये सानिया को अभी नया ऑब्वियसली जो इश्यूज़ है उसमें से ये डिग्रीज निकालने हैं और एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएं कि कितने लोग का जो है शहादत हुई है। मैं लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल करूँगा, कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं इस आग के अंदर। उसके बाद जाके देखना है कि देखें जी इसको कैसे बनाएंगे, क्या वजूहत थी इसके आग लगने की। क्योंकि देखिए 2 दुकान से आग लगना, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, 2.25 एकड़ 2 एकड़ जगह है, और फोम आज के दौर में देखें फोम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और वो जो मेरे भाई फायर फाइटर जिनकी शहादत हुई, आप मुझे बताएं ना कि आज के दौर में तो फायर ट्रैक्स जो सूट्स आए हैं वो तो उसमें तो लोग आग में चले जाते हैं। देखिए ना अभी क्या कराची में जो है उनके पास वो सूट्स हैं, वो फायर सूट्स जिसको वो पहन के आग के नज़दीक जा सके, या नहीं है। आज देखें दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, आज और 20 साल में बहुत फ़र्क है आग के मामले में। तो क्या वो चीज़ें हैं या नहीं है?
अच्छा फरजा, आपके नज़दीक अभी इस वाक़े को लेकर, इस साहने को लेकर असेंबली में बहस हुई, फिर वहाँ 18वीं तरमीम का जिक्र किया वफाकी हुकूमत ने, MQM ने यूनिट्स का जिक्र किया, फिर अब 28वीं यानी तरमीम की बात भी हो रही है। तो ये क्या इस वाक़े के बाद क्या यानी कोई नया आईनी कोई मुसवदा सामने आएगा इस वाक़े से नए सूबे सामने आएंगे, यानी कुछ तो रिजल्ट आएगा इसका, कोई लीगल आउटकम लीगल एम्बिट में रहते हुए, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आएगा सोल्यूशन, या कुछ भी नहीं आएगा, हम भूल जाए बस ये हो गया, बस नए हादसे का इंतजार करें? देखिए, कौमी असम्बली पे जो वहाँ बहस हो रही थी, मैं तो हैरान था कि अपने इत्तेहादी आपस में दस्तों गिरबान थे। वो दोनों अफराद जो इस कराची के तबाही के ज़िम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, वो वहाँ पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे और उनको जमात इस्लामी के तारीख़ का भी नहीं पता। वो 10 साल कह रहे थे, हालांकि नेमतुल्लाह खान साहब 4 साल यहाँ पर नाजिम रहे और उनकी दौर यहाँ का, इस शहर का गोल्डन जो है वो दौर है, गोल्डन एरा है और उस दौर के अंदर कराची ने बड़ी तरक्की की है। बहल मैं उनकी बात पे नहीं जाता, लेकिन वो हर वक्त इसी सियासत में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिट्स बनाए जाएं, दूसरे सूबे बनाए जाएं, ये कहते हैं कि सूबा सिंध जो है वो उनकी धरती माँ है। भाई दोनों जिसकी छतरी के नीचे मौजूद हैं ना, जिन्होंने फॉर्म 47 पे वहाँ बैठाया है उनको, दोनों उनके कठपुतली हैं। और वो किसके कठपुतली हैं आपको मालूम है? इनको मुसल्लत करने वालों से भी सवाल होना चाहिए कि इस शहर को चोरों, डाकुओं और इन कातलों के हवाले क्यों किया है उन लोगों ने, मुसल्लत करने वालों ने। आप, मुझे मालूम है कि आपके चैनल पे वो बात करूँगा तो शायद वो कट जाएगी, लेकिन ये बात मैं बबांगे दौल कहता हूँ कि उन लोगों ने इनको क्यों मुसल्लत किया है शहर के ऊपर और इस पाकिस्तान के ऊपर, जिनको इस शहर के और इस सूबे के लोगों ने और इस पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। मैं फिर आता हूँ वापस कि आपस में लड़ रहे थे, दस्तों गिरबां थे। इस शहर के अंदर बल्दिया फैक्ट्री के भी वही जिम्मेदार हैं और इस शहर के अंदर जो है वो दीगर होने वाली सारे हादसात की जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी है। इस सूबे के बच्चों को ये तालीम नहीं दे सके तो ये तो आपस में लड़ते हैं। उनका इशारा आएगा तो इस सूबे सिंध के 4 टुकड़े भी हो जाएंगे, तो यही जरदारी साहब होंगे और उसको लब्बैक कह रहे होंगे। तो इसलिए ये बहस है ही नहीं। फाइनेंशियल साइड है जो अभी महमूद मौलवी साहब जिसकी निशानदेही कर रहे थे कि 2 एकड़ की ज़मीन और मालियत उसकी है, तो ये रऊफ इब्राहिम साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जो होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन है। रऊफ साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। तो ये बताएं कि ये जो पहले तो जो ओरिजिनल नक्शा था, उसके बाद जो इजाफी दुकानें बनी, वो दुकानें जो थी उसकी जो माली फ़वाइद कौन हासिल कर रहा था, किस तरह ये ऑपरेट कर रही थी, ये इतनी सारी दुकानें कैसे बनी, इसमें माली जो इसका नुक्ता नज़र है ज़मीन की वैल्यू, और ये थोड़ा बेनकाब करेंगे रऊफ साहब? देखिए, अगर बात करनी है तो हम तो सियासी बात नहीं कर सकते, इसमें ताज़िर हूँ, मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सियासी तो हूँ, जैसे सियासी समझ लें आप, लेकिन बात हम हकीकत पे जाना चाह रहे हैं कि जब आग लगी ना आग, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर फायर फाइटर जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो हमारे पास 20 वर्किंग में है, जिसमें पानी भी नहीं होता, जिसमें प्रेशर नहीं है, आप उन मशीनों पे प्रेशर पंप भी तो होने चाहिए थे ना। और जब ये इनके रास्ते किसने बंद किए ये बता दें, ये ताले किसने लगाए ये बताए, कोई इसका जवाबदार कौन बनेगा आप ये बता दें। जो खिड़कियां, जो इनको आप चीफ इंजीनियर किसी को तो हायर करते उस टाइम कि भाई यहाँ से रास्ता निकलने का, यहाँ आने का, यहाँ जाने का कोई नक्शा सामने रख के फिर उस पर तदाबीर करते तो इतनी इंसानी जानों का नुकसान नहीं होता। हम ये समझ रहे हैं कि ये खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ी गई, इनकी ग्रिल भी तोड़ देते और जब इस पे पानी छिड़कते तो वो कुछ ना कुछ फायदा होता। लेकिन हमने तो देखा कि जब गाड़ियां टॉप फ्लोर पे पड़ी थी उन पे तो स्क्रीज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं है। तो भाई ये एक मौजूदा कह सकते हैं कि कोई इंसानी जान निकल आई है अभी, या जो हालत है उनकी, यानी आपने सवाल पूछे, जैसे पहला सवाल कि रास्ते क्यों बंद किए गए, तो ये टाइम, ये जो वापसी के वक्त बंद करते हैं मॉल्स के एग्जिट्स को ताकि एक ही दरवाजे से वापस जाएं, ये इस वजह से बंद हुए थे या फिर ये कोई और वजह, मतलब ये एबनॉर्मल था? ये जो इसको आप जुडिशनल इंक्वायरी जब तक आप नहीं करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि जी भाई ये इंक्वायरी इस तरह करेंगे, तमाम एजेंसीज को, तमाम फील्ड मार्शल साहब को भी ये कौमी सराहना है। और ये आप ये नया समझें, मैं आपको दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2.25 एकड़ की जमीन है, ये आप ये देखेंगे इसका ओनर पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन है, और ये मैनेजमेंट कौन चला रहा था, तो मैनेजमेंट में कितनी रकम वसूल हो रही थी, इन एग्जिट पे ये स्टॉल कैसे लगे,
जब उनका रास्ता ही बंद कर दिया आपने तो उनको लाखों की इनकम महाना की वो कौन ले रहा था? ये सब सवालात हैं। और ये आप ये समझ रहे हैं कि ये तकरीबन 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ का, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये जमीन है। और आप ये समझ लें कि इसमें कोई भी चीज हो सकती है कि कबल वक्त है कहना, लेकिन इंक्वायरी में सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, ये 1.25 एकड़ जमीन की मालियत कितनी होगी आपके नज़र में? 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि 25 लाख रुपए गज की जमीन है ये, क्योंकि अब 64 फ्लोर बनेंगे इसके। जब ये बनाने जाएंगे ना तो 64 फ्लोर बनेंगे। तो फायदा किसका हो रहा था कि नुकसान मुझे नहीं पता, लेकिन ही फायदा होना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे दोबारा, इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करेंगे, तो ये तो 3 या 4 फ्लोर जो है उस पर दुकानदार दोबारा अकोमोडेट हो सकते हैं, उसके ऊपर जो फ्लोर्स होंगे वो फिर कमर्शियल यूज हो सकती है। जी बिल्कुल होगी ना। आप बताएं कि कोई जो आप कवरेज लेते हैं ना, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जाने तो ये समझ लें कि 400 के प्लाट पे इतनी हाई राइज होगी, 1000 पे इतनी हाई राइज। ये तो 1.5-2 एकड़ मेरे हिसाब से है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस पे तो 64 फ्लोर भी बन सकते हैं, क्योंकि पार्किंग फ्लोर भी बन सकते थे। अभी पार्किंग फ्लोर भी बनेंगे, 5, 10 जो भी बने, और जाएगी ऊपर हाई राइज जाएगी ये बिल्डिंग। और ये तमाम चीजें सोचने की हैं। जो मलबा उठ रहा है, आप कोई गौर नहीं कर रहा है। जब मलबा आप मशीनों से उठा रहे हैं तो किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी का सर, वो तो मलबे में जा रहा है। 80 डंपर चले गए। 80 डंपर आपने किस तरह ये किया है कि आप उसको उठा रहे हैं मशीन से? तो इंसान देखने वाला नहीं है, मशीन देखती है कुछ? मशीन तो कुछ नहीं देखेगी कि हाथ आया है कि पांव आया है तो मलबे में जा। भाई ये किस तरह करा रहे हैं काम आप? 80 डंपर एक सुबह में गए और फिर डंपर चालू हैं, और वहाँ केएमसी का जो कब्रिस्तान के करीब है, वो केएमसी का ग्राउंड है, वहाँ ये फेंका जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इस पे डीएनए टेस्ट फिर कब होगा, इनकी रिकवरी कैसे होगी, मुतासिरीन को ढूंढेंगे कैसे? सब सवाल खड़े हैं अभी। यानी मेरी बातों से आप शायद मुतमईन ना हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट बात कर रहा हूं आपसे कि कहीं भी अगर कोई मलबा पड़ा है या बिल्डिंग गिर गई है तो आप उसको मलबे को आप पहले क्या करेंगे कि सेग्रीगेशन करेंगे, आराम से उठाएंगे कि मलबा अलग करें, सामान अलग करें। कोई इंसानी आजा हो तो उसको भी तो अलग करना चाहिए था ना। ये तो आपने डंपरों को लगा दिया, वो मशीन आंख नहीं होती मशीन की, तो उठा लेगी सबको। अच्छा रोज़ा, ये बताएंगे ये जो क्योंकि ये जो पूरा सानिया है, फिर इसका जो फाइनेंशियल एंगल अगर उस पर बात करें, ये जो रास्ते बंद हुए, इजाफी दुकानें बनी, तो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट था वो एसोसिएशन के वो जो है उनको मिल रहा था या हुकूमत के सतह पे जा रहा था? वैसे क्या एक जनरल प्रैक्टिस है आप लोगों की वहाँ पे? जनरली हम जो कारोबार करते हैं, मैं कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का चेयर हूँ, मुझे भी पता होता है ये तमाम सोशल, ये कोऑपरेटिव में मैं लीड कर रहा था जब आग लगी थी, 500 दुकानें जली थी, शायद किसी को याद हो ना हो, तब भी हमने तहरीक चलाई थी। और आज भी हम यही कहते हैं कि सियासत तो अपनी जगह, लेकिन अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम ही नहीं है हमारे पास। ये हमने ग्रीन लाइन बनाई हुई है और खड्डे, और दुनिया का आप समझ लें हर रोज तो 2 बच्चे गिर जाते हैं नाले में, जब कभी डंपर मार के चला जाता है 4 आदमी। मुझे बताएं कि ये गुड गवर्नर है या बैड गवर्नर? क्या है ये गवर्नेंस? क्या है ये? सही, बड़े इसके लिए तो आपको इक़दामात अमली उठाने पड़ेंगे। स्टिक उठेगी, स्टिक के बगैर ये नहीं चल सकता। ये जो आपने मुतालबा किया, मैं अपने पैनलिस्ट के सामने, महमूद मौलवी साहब, ये कहते हैं इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी हो, और ये रास्ते बंद कैसे हुए, कौन बेनिफिशियरी था, कहाँ पैसा कैसे गया, फील्ड मार्शल तक को उन्होंने कॉल किया। आपका क्या इस पे मौलवी साहब इस पे? मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल जो है रऊफ इब्राहिम साहब के बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि दरवाजे क्यों बंद हुए। देखिए ना, 14 दरवाजे अगर थे या 20 दरवाजे थे, वो दरवाजे बंद क्यों हुए और कब बंद हुए, किसने के कहने पे बंद हुए, एक्स्ट्रा दुकानें अगर बनी तो क्यों बनी थी, और वो कौन उसका बेनिफिशियरी था। ठीक है ना। अब जैसे ये कह रहे हैं ना, ये ज़मीन जो है 3 हाथ बिकी है अभी, थोड़े अरसे पहले ही रऊफ भाई जो कह रहे थे कि पहले उसने बेचा, फिर दूसरे को बेचा, अभी तीसरे के पास जो ये कह रहे हैं पावर है उसके पास।
तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी तो बनती है, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। 64 फ्लोर वो कह रहे हैं इस वक्त, इसकी क्या फाइनेंशियल उन्होंने जो हिसाब से वो रेट बता रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से 25 लाख रुपए गज, 25 लाख रुपए अगर गज लेंगे ना तो इस जमीन की मालियत जो है 50-55 अरब रुपए बन जाती है। अगर 50-55 अरब की जमीन है तो फिर इसके ऊपर तो वाकई में आप देखें कहाँ से क्या हो सकता है। 50-55 अरब रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। अच्छा, मुझे क्योंकि मैं मौजूद एक बात और बताएं कि अब जो ये बातें सामने आ रही हैं तो एक सोशल मीडिया का दौर है, वैसे भी एक जो चीज़ होती है उसको यानी कॉन्स्पिरेसीज भी बीच में आ जाती हैं कि बड़ा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको फैक्चुअली बता दे हाँ जी कि ऐसा नहीं है, ऐसा किसी का फ़ायदा नहीं हुआ कोई, वरना फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लोग जो आज 2 बातें कर रहे हैं कल 20 बातें बन जाएंगी ये सारी। मौलवी साहब नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है एक वाइट पेपर इसके ऊपर इशू करना पड़ेगा कि जी हमने तहकीकात किया है और इंक्वायरी के बाद ये फैक्ट्स जो है उसकी वजह देखें। मेन चीज़ ये नहीं जो गेटों के बंद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए लोग अगर गेट खुले होते तो लोग निकलने के भी चांस हो ना। देखिए लोग निकल नहीं सके। आप मुझे बताएं ना, एक दुकान के अंदर से अगर 21 लाशें 30 लाशें मिल रही हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये देखें ना, गेट को तो खुला होना चाहिए था ना। और ये अगर गेट देखें ना, ये 9:45 बजे का वाक़या है। ये मार्केट तो मेरे ख्याल से 11 बजे बंद होती है। अगर 11 बजे बंद होती है तो 9:45 बजे गेट्स क्यों बंद कर दिए गए? एग्जैक्टली। फारूक साहब आपका क्या कहना है इस पे, जो सवाल उठाए रऊफ रहीम साहब ने, इस पे क्या आप कहते हैं कि वाकई में इसकी जो फाइनेंशियल साइड है और तहकीकात इम्पार्शियल होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था? नहीं देखें, तहकीकात तो होनी चाहिए। मसला सिर्फ इस वक्त ये है कि इस वक्त तक जो है वो हमारी हुकूमत सिंध जो है मुझे संजीदा नज़र नहीं आ रही है इसकी इंक्वायरी के हवाले से। मैंने ऑन फ्लोर पे भी ये बात की थी कि जमात इस्लामी की ये डिमांड है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सिविल सोसाइटीज़ को और इस कराची की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जितनी एजेंसियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाए और इसके माहिरीन को अगर बाहर से बुलाना पड़े तो बाहर से भी बुलाएं और इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन पर जो है वो करार वाक़ईयों को सज़ा दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने ये सब काम करना है वो ख़ुद ऐसा लगता है कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं और इन्होंने एक ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें कमिश्नर कराची मौजूद है। कमिश्नर कराची के नीचे तो ख़ुद ये सब कुछ मौजूद था, खुद फायर ब्रिगेड का सारा डिपार्टमेंट उसके नीचे मौजूद है, KMC के नीचे मौजूद है, तो वो कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? इसलिए इंक्वायरी जो है वो आज़ादाना होनी चाहिए, बिल्कुल मुनसिफाना होनी चाहिए और उस कमीशन से हमारे हुकूमती हल्के जो सूबे सिंध के ख़ासकर इनको बिल्कुल दूर रखा जाए और फिर जो है आज़ादाना तहकीकात हो सकेंगी। जमात इस्लामी का ये मुतालबा है। और एक बात उन्होंने और सवाल उठाया कि खिड़कियाँ क्यों नहीं तोड़ी गई, यानी खिड़की तोड़ के इवैक्यूएट भी कैसा था और फिर धुआं भरने से, दम घुटने से। एक फैक्ट्री से बात हुई मेरी, उनके जो भाई थे तो वो कहते हैं कि जो असल 10:50 तक उनके भाई की उनको कॉल आई है और वो कहते हैं कि अंदर धुआं भर रहा है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। 11:15 बजे के बाद फिर फ़ोन कनेक्ट होना बंद हो गया। लेकिन ये अगर और ये कहते हैं कि वो कहते रहे कि आप खिड़कियां तोड़ें, वहाँ के जो स्टाफ था फायर सेफ्टी का या जो भी इस वक्त रेस्क्यू का, कि खिड़कियां तोड़ें, धुआं बाहर निकालने में। देखिए मैं तो कह रहा हूँ 10:50 तक 11 बजे तक तो वहाँ फायर ब्रिगेड सिर्फ पहुँची थी और वो भी उसका पानी भी 10 मिनट बाद ख़त्म हो गया था। बाकी जो 2 बॉजर पहुँचे थे उसका पानी भी, उसमें पानी था ही नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ गए थे कि हम वहां पहुंच गए। देखिए पानी होता तो उससे आग तो बुझ जाती, लेकिन जिस हिस्से में आग नहीं लगी, यही तो मैं कह रहा हूं कि तो सिर्फ धुआं था उस वक्त। यही तो मैं कह रहा हूं, तोड़ के जहां धुआं था उधर से लोगों ने निकाला था। मैं यही तो कह रहा हूं, फौरी रिस्पांस करने वाले, पानी भेजने वाले लोग नहीं थे तो खिड़की तोड़ने वाले कैसे आते? जैसे अभी मौलवी साहब ने कहा था कि ऐसी किट्स आ रही हैं जो आग के अंदर चली जाती हैं, करीब चले जाती हैं। वहां पर ब्रीथिंग मास्क मौजूद नहीं था उस फायर ब्रिगेड के हमले को। अगले दिन सुबह की बात कर रहा हूं, मैं रात की बात नहीं कर रहा। मैं अगले दिन सुबह जब गया हूं तो उनके पास ब्रीथिंग मास्क नहीं था, सिंपल मास्क लगाए हुए थे। अभी भी जो लोग जा रहे हैं अंदर ताफून फैला हुआ है, अंदर ज़ाहिर कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी मौजूद है। आम मास्क लगा के भी अभी लोग अंदर घूम रहे हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं। ये ब्रीथिंग मास्क हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास सारे बजटिंग होती है, इनको वेल इक्विप्ड नहीं किया जाता, इनकी तरबियत नहीं की जा रही, 5 साल के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ों की गफलत हुकूमत सिंध और हमारे मेयर कराची की है। इसी गफलत को हम बार बार बता रहे हैं और जब हम बार बार बताते हैं तो ये कहते हैं कि अपोजिशन सियासत कर रही है। नहीं, अपोजिशन सियासत कर रही है और अभी हमें काम कर रहे थे, हम रेस्क्यू में लगे हुए। उन्होंने कहा ना जी आप अभी रेस्क्यू, सर वो तो करते तो 36 घंटे तक आग तो बुझ जाती ना। आप वो खिड़कियां अब तोड़िए जाके, उस वक्त आग क्या शावल नहीं थे, इमारत ही गिर गई ना। आप उस वक्त का वाकया आपको मालूम है कि एक
ज़ाहिर ऐसा होता है, लेकिन बात यह है कि जिसने रेस्क्यू करना है उसकी सीढ़ी गिर गई, टूट गई और उससे वो गिर गया था। तो जब आपके पास उस तरह से मौजूद नहीं है स्नॉर्कल, देखिए स्नॉर्कल ने काम करना था, आपकी जो है वो इस तरह की मशीनरी ने काम करना था, लगी हुई आग पर ग्रिल तोड़नी थी, रास्ते बनाने थे, या कहीं से छत तोड़नी थी, या कहीं से दरवाजे को तोड़ना था। लेकिन आप तो बहुत दूर खड़े थे, सारी रात हमारे हुक्मरान पता नहीं किस हाल में होते हैं कि रात को वहाँ कोई नहीं पहुँच सका था। हमारे मेयर कराची 23 घंटे बाद, क्योंकि वो इस्लामाबाद यात्रा पे मौजूद थे, 3 बजे कॉफ़ी शॉप की मज़े ले रहे थे, और हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो 14 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक डिप्टी मेयर साहब सुबह आए थे, वो भी सारी रात, मुझे नहीं मालूम पता नहीं किस हाल में होते हैं, रात को वहाँ पर 2:30 बजे, लेकिन अमीर कराची मुनीम ज़फ़र वहाँ रात को 2:30 बजे उस स्पॉट पे मौजूद था। ऐसे होती है खिदमत, ऐसे होते हैं लोग जिनको लोगों का एहसास होता है आओ बका का। नहीं, लेकिन ये जो खिड़कियों वाली बात है, मौलवी साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि क्यों नहीं खिड़कियां तोड़ी गई और एवैक्यूएट किया गया? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। देखिए, खिड़कियों को तोड़ना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर खिड़कियां टूट जाती तो कम से कम धुआं बाहर निकल जाता, तो सफोकेशन के चांसेस नहीं होते, और निकलने का रास्ता तो बनाना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, आज वो इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि वो सूट पहन के आप आग के अंदर वॉक कर सकते हैं। अगर कोई मना कर रहा है, मैं बैठ के देखता हूँ, दुबई के अंदर आए हुए हैं इक्विपमेंट जो कि सूट्स कहलाते हैं, उसको आप वो पूरा सूट पहनो, मास्क लगाओ, आप आग के अंदर चल के चले जाओ। इधर तो हम आग के नज़दीक हमारे फायर फाइटर्स नहीं जा सकते। और अगर ये है कि आज आप गूगल पे बच्चे किसी को भी कह दे, निकाल देंगे कि फायर जो है सूट्स आ चुके हैं, कि उन सूट्स को पहन के मास्क के साथ आप पूरे आग के अंदर वॉक करके वापस आए। देखिए ना, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, वही 30 साल पुराना फलसफे पे चलाएंगे तो नहीं चल सकता। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई। आज फ़ोन जो हम एक ज़माने में लेते थे, लाहौर की कॉल हेलो हेलो करते थे, आज पूरी दुनिया हमारे पास मोबाइल, हाथ में मोबाइल में है। तो हम अपने फायर जो है डिपार्टमेंट को वेल इक्विप्ड करें और अपग्रेड करें टू द प्रेजेंट स्टेटस, इंटरनेशनल स्टेटस। रऊफ साहब आप साथ मौजूद हैं? एक मिनट। हाँ जी रऊफ साहब मौजूद है। महमूद भाई ने जो बात की अभी, महमूद मौलवी साहब ने बेहतरीन बात की है। देखिए, आप ये सामान सारा हमारे पास मौजूद है, हमारे पास फंड भी है, सिंध गवर्नमेंट के पास फंड भी है, अलॉट होता है फंड। मुझे बताएं, प्रोफेशनल क्यों नहीं ले गए, गाड़ियां क्यों फराम नहीं गई, टेक्निकल आज वो आ गया है कि एक मोबाइल में दुनिया है, तो आप क्यों राइज नहीं करना चाहते? असल में हमारी जो डिमांड जो मेरी है खास, कि तमाम सियासी जमात के कहाँ हैं मुझे बताएं, सूबा असम्बली, कौमी असम्बली, कौंसलर, टाउन नाजिम, सब कहाँ हैं मुझे आप बताएं ना। वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन आज मैं ये कहने में बजानिब हूँ कि मैं यही कहता हूँ कि सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन दुकानें अपनी चमकाने के लिए सब आ गए हैं। लेकिन ये मराइल को अब तय करना सियासतदानों के बस की बात नहीं है। सिंध को संभालना, कराची को संभालना, इसके लिए फील्ड मार्शल को ही आना पड़ेगा और 1 साल को ये कराची हैंडओवर कर दिया जाए, तमाम इंतजाम सही हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी फराम करेंगे और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा कि आप बोलेंगे कि यार कराची नजर आ रहा है। जनरल मुशर्रफ दौर में भी काम हुआ था, ऐसे ना कहें। ये जब भी अगर कोई मुसीबत आती है तो आप पाक अफवाज को क्या समझ रहे हैं? 4 दिन में जवाब एक मिनट सर, एक मिनट मुझे जवाब पूरा करना है सर। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाक आर्मी जलजले में, पाक आर्मी सैलाब में, पाक आर्मी जहां भी मुसीबत होती है वही खड़े होते हैं ना, तो सियासतदान तो कहीं भी खड़े नजर नहीं आते, एक्टिव नजर नहीं आते, तो फिर हम क्या करें? कराची का क्या मातम करें? सही, ठीक है। ये अच्छा रऊफ साहब, ये मुझे बता दें, ये जो खिड़की तोड़ने वाली बात थी और दूसरा आपने कहा छत पे जो गाड़ियां थी उनको नीचे लाया गया, पानी नहीं था वहां पे, तो ये 2 बातों की थोड़ी और वजाहत में चाहता कर दें। यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप छत को भी ले लेते, आप गाड़ियां थी ना, गाड़ियां तो कोई बड़ी चीज नहीं थी ना भाई, गाड़ियां महफूज थी, ये भी मैं बोलता हूँ। एक बंदा जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी की, वो कलफ के कपड़े में, मैं खुद रात को गया हूँ उधर और सुबह भी गया हूँ। जब मैंने उनको बोला कि आप खिड़कियां तोड़वाएं, मैं अमले को बात की, सबको बात की है मैंने जाके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा ये आप ये छत का होल्ड कर दें छत पे, तो ये जो धुआं है ना ऊपर निकलेगा। जब आप एग्जिट देंगे किसी चीज को, धुएं को, तो जाएगा ना कहीं। आपने सब बंद कर दिया।
अब कहीं आपने छत को तो दे देते ना, छत में होल कर देते तो आपको क्या होता कि सारा धुआं निकलता आसमान की तरफ और आप जाने भी बचा लेते, और दूसरे जो आप देख रहे हैं आजा, ये दहशत में आ जाता है। आप ये मलबे की भी, मैं आपकी टीवी के तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि मलबे का काम इस तरह नहीं होता है जिस तरह ये उठाया जा रहा है, इनसे इंसानी आजादी मलबे में जा रहे हैं। खुदारा इस तरह की रहम करें। सही, लेकिन आपने जो बात की है, मैं दोनों पार्टनर मोहम्मद साहब से पूछूंगा, इन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आर्मी को उस वक्त यहाँ के मामला संभालने चाहिए। और भी कराची में ये आवाज़ आ रही है सामने, मौलवी साहब आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हर जो आफत आती है हम आर्मी को ही बुलाते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, चाहे अल्लाह ना करे ज़लज़ला आए, मतलब यहाँ तक इश्यूज़ है, बारिश के टाइम पे भी तो हमको आर्मी को बुलाना पड़ता है ना। ये भी तो आप ये देखें ना, बारिश अगर हमसे नहीं संभलता, ज़लज़ला तो अल्लाह ना करे इधर इसके नज़दीक भी कोई आए, ठीक है ना, हमसे तो बारिश नहीं संभलता। जो हुकूमतें हैं वो कम से कम इतने, मैं जैसे फायर डिपार्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा, देखिए ये कोई चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। ये कराची 3.25 करोड़ लोगों का शहर है। खुदारा फायर डिपार्टमेंट को फुली इक्विप्ड करें विथ ऑल द नेसेसरी गैजेट्स जो आज के दुनिया में है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सियासी जमातों का या असेंबली ये इनका अब नहीं रहा है कि ये कर सकें कि देखिए ये कराची के मेजॉरिटी लोगों की आवाज़ बन चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं रऊफ साहब से एग्री करूंगा, कराची में मेजॉरिटी लोगों की आवाज़ बन चुकी है कि अब ये सियासी जमातों के बस की बात, अब सियासी जमातों के बस की बात। तो आप क्या कहते हैं, आपका भी ये मौक़िफ़ है कि ये देखिए, मैं जो कराची में रह चुका हूँ और मैं कराची का ही, पैदाइश भी मेरी कराची की है, तो मैं भी इत्तेफाक करूँगा कि देखें जी, कराची के जो है इसको जो है कुछ अरसे के लिए मैं कहूँगा इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। मतलब 1 साल जैसे कह रहे थे कि 1 साल के लिए हैंड ओवर कर दी, मतलब सारा ये सियासी हुकूमत वगैरह सब ये कैसे होगा आईनी तौर पर, मतलब कैसे मुमकिन है ये? अब आईनी तौर पे तो मेरे ख्याल से मेरे भाई जमात इस्लामी से वो बता सकते हैं, मैं इतना आइन तो नहीं पढ़ा। और सब आप क्या इस पे जी? नहीं, देखें, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। देखें, ना आइन हमारी इजाज़त देता है, ना दस्तूर इजाज़त देता है इसका हमारा, और ये ज़ाहिर एक मायूस ज़हनियत की अक्कासी कर रही है ये बात। जमात इस्लामी इस शहर को सर्व कर चुकी है अब्दुल सत्तार अफगानी के टाइम पर, वक्त पे भी, और नेमतुल्ला खान साहब के वक्त पे भी, और आज भी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, आज भी हमारे पास कानून मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन का सिर्फ प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि यही जो इस वक्त का जमहूरी निज़ाम है यही डिलीवर कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि लोगों की नीयत हो, लोग जो है वो काम करना चाहें, और लोग जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करें। मैं इससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि इस वक्त कराची को इन लुटेरों और इन कब्ज़ा गिरों और जिनको मैंडेट नहीं दिया इस शहर ने, इस मुल्क ने, ये किसने जो है फॉर्म 47 जारी किए थे, और ये किसने जो है मेयरशिप पर कब्ज़ा करा के, इस पर सवालिया निशान बनता है ना कि ये किसने किया है काम। मैं ज़ाहिर चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की नहीं बयान कर सकता, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़ाहिर है पैका एक्ट है मौजूद है उसके मुताबिक, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो हल है वो सियासी है। लोगों को निकलना होगा, लोगों को उठना होगा, और ये अपनी बात सही है कि किसी रेस्क्यू के लिए किसी इदारे ने आना है तो सही है, लेकिन हुक्मरानी का हक़ जो है वो आवाम को है, वोटों के ज़रिए से, जमहूरी तरीके से। आवाम जिसको वोट दें, और आवाम ने जिसको वोट दिया उसको वो मेयर नहीं आ सका, आवाम जिसको वोट दें उसको हुक्मरान होना चाहिए। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी फॉर्म 47 के मुताबिक नहीं होना चाहिए, जिसको आज होना चाहिए था वो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। मैं जमात इस्लामी का मेंबर हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो बात करता हूँ वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त भी उस शख्स को जो है वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए जो अडियाला के अंदर मौजूद है। अवाम ने वोट दिया उसको। इस कराची शहर के अंदर भी PTI के बाद भी जीते हैं ना वो शख्स, तो उसी इलेक्शन में, इसी रियासत के अंदर जीता होगा। मैं तो इस इलेक्शन की बात कर रहा हूं। इलेक्शन तो पूरे मुल्क में हुआ है। इसका मतलब है किसने किया था उस वक्त भी किसी ने, जिन्हें बदलने थे नताइज वहां भी बदल सकते थे। उस वक्त भी किसी ने इंजीनियरिंग की थी, इस वक्त भी किसी ने इंजीनियरिंग की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंजीनियरिंग हुई होगी जो। मैं नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि देखें, जो आवाम चाहते हैं ना उसको इक़्तिदार पाकिस्तान का हवाले करें, और जिसके इदारे की जो बाउंड्रीज़ हैं अपने अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, और सब अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, कानून आइन के मुताबिक रहें, तो मेरा ख्याल है कि आवाम की हुक्मरानी होगी। और जब आवाम की हुक्मरानी होगी तो ऐसे मसाइल नहीं आएंगे। अल्लाह ताला भी जो है ना उसमें बरकत पैदा करता है। मौलवी साहब, अगर MQM कहती है कि नए सूबे चाहती है आवाम,
तो ये नून लीग से जो आवाज़ आ रही है उससे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद कोई रोल बैक हो जाए, कुछ और नया आईनी तरमीम आ जाए, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर हो जाए। तो अभी आपने एक और मुतालबा जो अभी सुना, जो ताजिर बरादरी इब्राहिम साहब हैं वो कहते हैं, वो चाहते हैं, और आपने भी कहा कि यहाँ टेक ओवर ये 1 साल के लिए इस पर जो ऑपरेशंस देखे, सारे मामला देखे जाए। तो आवाम चाहती क्या है बेसिकली मौलवी साहब, इनमें से क्या मुतालबा? एक चीज़ तो ये है ना, देखें आज भी जो है ना आपका लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कितने साल से रेंजर्स को आपने दिया हुआ है? आप ये देखें ना कितने सालों से दिया हुआ है। इसका मतलब तो आप फेल हो गए ना, जो इतने सालों से आपने रेंजर्स को हैंड ओवर किया हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ दूसरे इदारों को भी, जो कुछ इदारे हैं जिनको तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। अगर आपके पास फायर डिपार्टमेंट है, इनको भी हैंड ओवर करके देखें ना कि भाई कुछ या तो इनका कोई नेमोल बदल लेके आए। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम ऐसे ही बैठ के देखते रहें? ये एक वाक़या हुआ है, देखें ना, ऐसे ये शहर है, इसमें कोई और वाक़या हो जाए तो फिर लोग जो अपनी जानें देंगे क्या? आज जो है ट्रैफिक नहीं संभल रहा। आप मुझे बताएं, रोज़ाना मोटरसाइकिल का एक आध हादसा होता है, एक आध बच्चा जो है, जवान बच्चा जो है डंपर के नीचे आ जाता है। अब डंपर वालों ज़रा कहते हैं तो फिर डंपर वाले नाराज़। आप ये भी तो देखेंगे, किसी का बच्चा गया है, कोई जो है वहाँ पे हादसे में उनका इंतकाल हुआ, उसके घर पे सोचे तो सच क्या बीतती है। वो डंपर वाले मार के निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर कराची को ऐसे ही लावारिस करेंगे कि देखें जी लॉ एंड ऑर्डर कानून नहीं होगा, कि आप मुझे बताएं ना, डंपर के वाकयात आप महीने में निकाल लें कितने, गटर के वाकयात वो जो एक बच्चे का हुआ था उसके बाद फिर हुआ है दूसरा वाकया। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। महमूद मौलवी साहब और मोहम्मद फारूक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इब्राहिम साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद समराइज करने आएंगे हमारे साथ। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़, सवालात सानिया गुल प्लाज़ा, उससे जुड़े मुहर्रिकात और उसके बाद की इम्प्लिकेशन पर गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक पेज और एक्स पर, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।